Hello everyone, myself Harshita Tomar. Today's our topic is new notions of kingship, chiefs and kings in the south. देखो, मैंने आपको बताया था कल सेकेंड सेंचुरी बीसी में, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में क्या हुआ था कि जो हमारा मौर्य एम्पायर है वो खत्म हो चुका था तब तक, ठीक है। और नए नए जो चीफडम्स थे, नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो आज हम उन चीफडम्स और किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यू जो किंगडम्स थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ अभी, वो हमारे इमर्ज हो रहे थे कहाँ, डेक्कन और साउथ वाले रीजन में, ठीक है। इसमें जो ये किंगडम्स थे, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीन डायनेस्टीज हैं। वो है हमारी चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये तमिलकम रीजन में आता है। तमिल रीजन वो वाला है जिसमें हमारा आंध्र प्रदेश आएगा, केरला आएगा और तमिलनाडु आएगा पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो, ये रहा चोलास, चेरास और पांड्यास। देखो ये चेरास तो पूरे जो है केरला वाले पार्ट में है, पांड्यास केरला और तमिलनाडु की इस वाली साइड में है, बीच में आते हैं। और चोलास जो है वो हमारे तमिलनाडु साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैप हो गया। अब जो किंगडम्स थे वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉस्पेरस थे। क्यों थे? स्टेबल भी थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है हमारे यहाँ की तरह ऐसा नहीं था कि जो राजा होता था उसको उसका एक टेन्योर फिक्स है कि वो 5 साल बाद, 4 साल बाद या 6 साल बाद चेंज होगा ही होगा। ऐसा वहां पे कोई रूल नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। वो राजा तब तक बना रह सकता है जब तक कि प्रजा चाहेगी, जब तक वो प्रजा की देखभाल करेगा, उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करेगा। जब तक प्रजा का और उसके पास सपोर्ट होगा तब तक वो राजा बना रहेगा, ठीक है। या फिर तब तक जब तक कि कोई नया राजा इमर्ज नहीं होता। और ये प्रॉस्पेरस इसलिए थे क्योंकि वहां पे जो है इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे वेल्थ को कलेक्ट करने के। वो हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं, 3-4 रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, तो उससे काफी अच्छी इनके पास वेल्थ आ जाती थी। और इतने बड़े बड़े किंगडम्स नहीं थे, मतलब इतने बड़े बड़े राज्य नहीं थे। जैसे कि मौर्य एम्पायर हो गया, कितना बड़ा राज्य था। मुगल एम्पायर कितना बड़ा राज्य था। ऐसे राज मराठा हुए, ऐसे नहीं थे। ये छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है। कबीले थे, एक टाइप से मान लो कि कबीले थे, ठीक है। तो कबीलों में बहुत कम लोग होते हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। तो इनके पास इनफ वेल्थ थी, इनफ रिसोर्सेज थे, जिससे ये अपने लोगों को आराम से जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और उसी इसके इनके पास इनफ थे, एबंडेंट थे, इसीलिए ये प्रॉस्पेरस भी थे, ठीक है। अब ये जो चीफ के बारे में बात करते हैं, तो जो चीफ होता था वो बहुत ज्यादा पावरफुल मैन था। यानी चीफ उसको ही बनाया जाता था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दिया कि भाई तुम चीफ हो, नहीं। जो पावरफुल है, जिसको सपोर्ट प्राप्त है प्रजा का, जो लोगों को देखभाल उनकी देखभाल कर सकता है, जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है बाहर के लोगों से, जिसकी माइंड जो है वो डिप्लोमेटिक है, ठीक है। ऐसा जो बंदा होता था, ऐसा जो पावरफुल मैन होता था, उसे बनाते थे चीफ, ठीक है। इसकी जो पोजीशन होती थी, यानी जो चीफ होता था उसकी जो पोजीशन है, वो कभी कभी तो हेरिडेटरी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। क्यों कब नहीं होती थी? जब नहीं होती थी जब उसका जो बेटा है, ठीक है, उसका जो वंशज होगा, जो आगे जो उसकी पीढ़ी को बढ़ाएगा, जो उसका पुत्र होगा, वो अगर समर्थ नहीं है राजा बनने में, उसको या तो उसको जो है राजा बनने का कोई शौक नहीं है, या मान लो उसके पास इतनी पावर नहीं है जैसे उसके पिता के पास थी, तो इसलिए राजा नहीं बन सकता। या फिर हो सकता है कि उसको छोड़ के कोई और ऐसा बंदा है कबीले में जो कि मोर पावरफुल है देन हिम, ठीक है। तो हम पावरफुल पर्सन को वो लोग चूज करते थे, ठीक है। हम भी पावरफुल पर्सन को ही चूज करेंगे अब की तारीख में। तो वही वाली बात उस टाइम भी थी। तो इसीलिए जब राजा का जो बेटा था वो इतना समर्थ नहीं होता था राजा बनने के लिए, तो ये तो हो गया कि हेरिडेटरी नहीं होता था। अब हेरिडेटरी होगा कब? जब राजा का बेटा भी राजा की तरह ही पावरफुल होगा, महान होगा, प्रजा की देखभाल करेगा, उनकी रक्षा करेगा। तो ऐसे टाइम पे उनका जो पुत्र होता था उसको भी राजा बनाया जाता था। तो इसीलिए हेरिडेटरी होता भी था और नहीं भी, ठीक है। इस मैप को आप ध्यान कर लीजिएगा।
चोलास कहाँ है? तमिलनाडु में। चेरास जो है केरला में। पांड्यास भी केरला में है, तो पर थोड़ा सा रीजन का तमिलनाडु साइड से भी आ जाता है। ठीक है। अब हम चीफ की बात करें तो जो चीफ होते थे उनको किनफोल्क यानी जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो कबीले में लोग रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनका सपोर्ट उन्हें हमेशा प्राप्त होता था। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है तभी तक वो चीफ है। उनके चीफ के फंक्शन क्या थे कि वो जो है स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करवाता था, है ना। और जो वॉरफेयर थे उनमें लीडरशिप क्वालिटी को अपनी को दिखाता था, शो करता था, लीडर के रूप में वर्क करता था। ठीक है। और जो डिस्प्यूट्स होते थे आपस में, जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे, उनको भी वो सेटल करने का काम करता था। ठीक है। उसके बाद जो है जो भी वो गिफ्ट रिसीव करता था अपने सबॉर्डिनेट्स वो राजा जिनको कि उसने हराया है। तो ऐसे जो सबॉर्डिनेट्स जो उससे नीचे हैं, है ना, तो ऐसे जो सबॉर्डिनेट्स होते थे उनसे जो गिफ्ट आते थे वो उनको अपने पास ना रख के बाकी जो उसके सपोर्टर थे उनमें बांट देता था। तो बताओ, मतलब सोचो कि वो कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए तो वो चीफ था। ठीक है। तो ये वाली बात हम याद रख रहे हैं कि वो लोग ग्रिडी नहीं थे वेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है। इसके बाद इनके पास जो है कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी और ना ही ऑफिशियल्स होते थे चीफ टर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्मॉल से एरिया में फैले हुए होते थे, तो इनको इतनी जरूरत होती नहीं थी लड़ाई झगड़े करने की। आपस में आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। अगर लड़ाई झगड़ा करना भी था तो आपस में पास में ही छोटे जो कबीले होते थे उनमें ही जो है ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स कर लेते थे और उनको ही अपने सबॉर्डिनेट बना लेते थे, अपने अपने में मर्ज कर लेते थे। ठीक है। तो इसीलिए इनको आर्मीज और ऑफिशियल्स की जरूरत थी नहीं, इसलिए इनके पास थी भी नहीं। और जब इन्हें ऐसी थोड़ी बहुत लड़ाई करनी होती थी तो ये जो है अपने जो इनका यूथ होता था कबीले में उसी को थोड़ा बहुत ट्रेन करके और उनको वेपन्स दे के खड़ा कर देते थे आर्मी के रूप में। इसके बाद हमारा एक टेक्स्ट है तमिल संगम टेक्स्ट। ये आपको 6 चैप्टर जो है ना इसका, इस बुक का, उसमें आपको समझ में आएगा तमिल तमिल संगम टेक्स्ट है क्या। तमिल संगम टेक्स्ट जो है वो साउथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। जैसे हमारे यहाँ वेदास हैं, है ना, उपनिषद हैं, वो तो हर जगह के है हम इंडिया में। लेकिन जैसे गीता है, नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा इसका बोलबाला है। तो वैसे ही ये एक टेक्स्ट है जो कि तमिल संगम टेक्स्ट कहा जाता है, साउथ में है। साउथ के लोगों ने इसमें तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाइम्स हैं इसमें, पोइम्स हैं, भगवान की स्तुतियां हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें। तो उसी में ये लिखा, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि जो चीफ होते थे और उनके क्या क्या तरीके थे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, उनको एक्वायर करने के। ठीक है। बहुत सारे जो चीफ और किंग्स जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कहाँ से? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से जो है कि ऐसे कौन कौन से राजा थे, तो एग्जाम्पल में पहले सातवाहनास और शकाज। सातवाहन और शकाज दोनों को ही जो है फॉरेन रूलर बोला जाता है। ये शकाज का तो बोला जाता है कि वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन से आए हैं। सातवाहनास का भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है। देखो ये बताया ना, कहीं इनका जो सोशल ओरिजिन है वो क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये सेंट्रल एशिया से थे या कहाँ से थे। ठीक है। ऑब्स्कर का मतलब होता है क्लियर। तो सातवाहन जो थे उन्होंने इंडिया में आके कहाँ पे रूल किया? तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया उन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी में। और शकाज ने कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में रूल किया। अब इसके बाद है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स, देखो किंग्स जो थे वो अपने आप को राजा, एक इंसान नहीं बल्कि भगवान मानते थे। और उनके प्रजा भी उनको वही उसी तरह ट्रीट करती थी, उनको भगवान के रूप में मानती थी। उनकी हर एक बात मानी जाती थी, उनके पास सारी होलसेल पावर होती थी, वो एब्सोल्यूट पावर थे। ठीक है। उनके पास जो है सारी जो राज्य होता था उसका कार्यभार था। वो एक तरह से प्रजा को अपनी पुत्र मानते थे और खुद को उनका स्वामी या भगवान मानते थे। ठीक है। तो ये डिवाइन किंग्स की जो प्रचलन है वो काफी टाइम पुराना है ना। तो पर इस टाइम पे जो मैं अभी ये वाला या जिस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, इस टाइम पे क्या था कि जो ये डिवाइन किंग का एक क्रेज सा चला था, एक हवा चली थी। क्यों चली? क्योंकि जो राजा थे, एक तो प्रजा उनको भगवान के रूप में पहले से ही मानती थी। ठीक है। दूसरा वो भी लोग राजा जो थे वो भी अपने आप को भगवान के रूप में ऐसे भगवान मानते थे। ठीक है।
इस तरह से वो उन पे शासन करते थे। तो इस जो बिलीफ था प्रजा का कि वो ये राजा जो है वो भगवान है, इसको और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ भगवान जो थे, जो वेराइटीज ऑफ डिटीज थे, यानी डिटीज मतलब भगवान जो थे, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि हम जो है इन भगवान के अंडर में काम करते हैं, हम इन भगवान के अंडर में काम करते हैं, ताकि जो रूल है वो एक स्पिरिचुअल माहौल क्रिएट हो वहां पे, है ना। जो शासन है वो अच्छी तरह से चले, उसमें जो भी वो नियम कानून बनाए उसको जो प्रजा है वो भगवान का आशीर्वाद और भगवान की जो है उनका क्या बोलते हैं आदेश समझ के उनको फॉलो करे। इसीलिए एक एक क्रेज चढ़ा था उस टाइम के राजाओं पे, जैसे अभी आजकल चढ़ते हैं लोगों पे। खैर, तो ये जो स्ट्रेटजी थी डिवाइन किंग वाली, ये सबसे पहले हमारे जो कुशाणास थे इन्होंने शुरू करा फर्स्ट सेंचुरी बीसी में से लेके फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, जिन्होंने काफी बड़ा वास्ट एम्पायर बनाया जो कि सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। ठीक है, कुशाणास जो थे ये यूची डायनेस्टी से बिलोंग करते जो कि चाइना की है, और इसीलिए इनकी हिस्ट्री जो है वो चाइनीज इंस्क्रिप्शंस और जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं, ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं, उनमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो किंग्स हैं इनके बारे में और कॉइन्स और स्कल्पचर से ही पता चलता है, क्योंकि कुशाणास के टाइम पे काफी जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फैला हुआ था, और कॉइन्स भी इन्होंने जो है काफी प्रिंट वगैरह करवाए थे। अब सबसे बेस्ट कुशाणास रूलर कौन हुआ, तो वो है कनिष्क। कनिष्क को आप जानते होंगे। कनिष्क जो था इसने सबसे पहले जो अपनी कैपिटल चूज की वो पेशावर के रूप में पेशावर को चूज किया। उसके बाद जो है सेकंड वाली मथुरा बनाई। मथुरा इसने कैपिटल बनाई इसीलिए जो कुशाणास के कुछ इम्प्रिंट्स, कुछ जो इनके इम्पैक्ट हैं, इनके इम्प्रिंट्स हैं, इनकी जो छाप है वो अभी भी हमारे मथुरा में देखने को मिलती है, क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत सारे इनके स्टैचूज मिले हैं, इनके श्राइन्स हैं। ठीक है, दूसरा कि मथुरा जो है वो एक आर्ट के लिए बहुत फेमस है। आपने सुना होगा गांधार आर्ट। गांधार आर्ट जो है वो कुशाणास के टाइम पे ही जो है वो शुरू हुई थी। उसका जो एस्टेब्लिशमेंट था, उसका जो है क्या बोल सकते हैं, उसका इंट्रोड्यूस जो हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी, गांधार आर्ट। और इसीलिए मथुरा जो कि कैपिटल था कुशाणास की, इसीलिए जो गांधार आर्ट थी वो मथुरा में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, मथुरा इसके लिए फेमस था। अब इसके बाद कुशाणास के स्टैचूज मिले हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो एक जगह है माठ, मथुरा में ही, वहां मिले हैं। मथुरा कैपिटल था इसलिए इसको सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। कुछ स्टैचूज जो है अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो कुशाणास थे वो अपने आप को गॉड लाइक मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है एक टाइटल अडॉप्ट किया था, वो था देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। ठीक है, ये जो टाइटल था देवपुत्र, ये जो है इंस्पायर हुआ था कहाँ से? चाइनीज रूलर्स थे जो कि अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, सन ऑफ हेवन बोलते थे। ठीक है, तो उनसे ही इन्होंने इंस्पायर होकर कुशाणास ने देवपुत्र बताया अपने आप को, सन ऑफ गॉड। अब इसके बाद गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाता है। तो गुप्ता एम्पायर फोर्थ सेंचुरी बीसी में, फोर्थ सेंचुरी में शुरू हुआ। ये जो है ये भी काफी लार्ज एम्पायर था। गुप्ता एम्पायर काफी फेमस है, इसको गोल्डन एम्पायर भी बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं इंडियन आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर, साइंस और लिटरेचर के लिए। ये जो है गलती से यहाँ पे आ गया, ये वहां पे शिफ्ट होना था, आप इसको मत पढ़िएगा इसमें, वो आप गांधार आर्ट को कुशाणास वाले टॉपिक में लिखेंगे। तो इसके जो गुप्ता एम्पायर था ये हमारा कौशाम्बी, प्रयाग के पास एक जगह है कौशाम्बी, आप मैप में देखिएगा यूपी वाले में, तो वहां मिल जाएगी। कौशाम्बी में इसका इमरजेंस हुआ था इस एम्पायर का, और इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त, जिनका कार्यकाल था 240 सेंचुरी से लेकर 280 सेंचुरी। इसके बाद फेमस रूलर्स बहुत सारे हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिनको कि मेनली इस साम्राज्य का महान एम्परर, और रियलिटी में जिसको फाउंडर बोलते हैं वो ये थे, क्योंकि जो श्रीगुप्त थे उन्होंने सिर्फ फाउंडेशन की थी इसकी, ऐसा उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त जो फर्स्ट जो थे उन्होंने काफी एम्पायर को बढ़ाया। उनके टाइम में जो एम्पायर था वो काफी अपनी चरम सीमा पे था, ग्रोथ की पे। तो इसलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट
इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं, फेमस शासक हैं। समुद्रगुप्त हुए, आप जानते होंगे इनको, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, समुद्रगुप्त के बेटे। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस हुए। इनके यहाँ पे नवरत्न, जो आपको याद हुआ, कालिदास वगैरह, बाणभट्ट, वो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही है, विक्रमादित्य के टाइम पे ही है, बाणभट्ट नहीं, सॉरी, कालिदास। जैसे बहुत सारे नवरत्न थे इनके यहाँ पे, तो वो ठीक। उसके बाद जो है, ये जो एम्पायर था, जो गुप्ता एम्पायर था, ये भी ये जो था, यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा अपने सामंतों पे बहुत डिपेंड हुआ करते थे। सामंत ऐसे, जैसे कि अगर अभी की सिचुएशन को कंपेयर किया जाए, तो सामंत हम बोल सकते हैं सीएम वगैरह को। ठीक है, जो सीएम है, जैसे सीएम हुआ, एक स्टेट को, एक प्रोविंस को संभाल रहा है, वैसे सामंत जो हुआ करते थे उस टाइम पे, वो एक फोर्ट को, या फिर एक ऐसे ही एक स्टेट को, एक प्रोविंस को संभालते थे। ठीक है, तो उनको सामंत बोला जाता था। ये जो सामंत होते थे, ये वहां की, जहाँ पे इनका रूल होता था, उस जगह पे पूरा कंट्रोल इनका होता था। और उनके जो लोकल रिसोर्सेज थे, उन पे भी इन्हीं का कंट्रोल होता था। ठीक। इसके बाद जो है, ये ऑफर्ड होमेज, होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं था कि सामंतों के बारे में हमने अक्सर बुराई सुना है कि सामंत जो है बुरे होते थे, क्योंकि वो राजाओं को जो है, उनको उनको धोखा, उनको बिट्रे कर देते थे। ठीक है, और फिर उनको मार देते थे, या फिर उनकी जगह ले लेते थे, षड्यंत्र वगैरह, कंस्पिरेसी वगैरह करते थे राजा के खिलाफ। ऐसा नहीं था। जो गुप्ता एम्पायर के जो इम्पोर्टेंट राजा थे, सबके पास सामंत थे। तो सामंत ऐसा नहीं है कि बुरे ही थे, अच्छे भी हैं, है ना। और वो रूलर्स की जो है रिस्पेक्ट भी करते थे, और उनको जब भी जरूरत होती थी तो मिलिट्री प्रोवाइड करते थे अपने यहाँ की। ठीक है, इसी वजह से सामंत थे। इसीलिए देखो, मौर्य एम्पायर में ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स थे, वैसे यहाँ पे भी सामंत। ठीक है, उनको सामंत बोला गया है, बस ये समझ लीजिए। जो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो पावरफुल सामंत होते थे वो जो है किंग बन जाते थे, और जो वीक रूलर होता था वो जो है उनका सबॉर्डिनेट बन जाता था। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे प्रिंटिंग में गलती हो जाती है कभी कभी, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आगे से कोशिश करेंगे कि नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो है हिस्ट्री, जो गुप्ता रूलर्स हैं उनकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कहाँ से होती है? लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जो ये कार्यकाल है, ये बहुत फेमस है अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, और लिटरेचर वगैरह के लिए। तो इसीलिए इनके जो हिस्ट्री है वो आराम से मिल जाती थी। इसके बाद एक नया वर्ड जुड़ता है हमारा इन्हीं में, वो है प्रशस्तिज। अब प्रशस्तिज क्या है? प्रशस्तिज, जो आपको वर्ड अगर आपको रिपीट करो, थोड़ा माइंड में पे जोर डालो, तो प्रशस्तिज मतलब प्रशंसा, है ना। थोड़ा मिलता, फेमिलियर लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो प्रशंसा का मतलब होता है प्रेज करना किसी को भी। तो जो ये प्रशस्ति होती थी, ये इनका एक्चुअली में कंपोजिशन हुआ इसीलिए था, ताकि इनके द्वारा राजा, या फिर जो पेट्रोन्स, पेट्रोन्स मतलब जो चीफ होते थे, उनकी प्रशंसा की जा सके बाय पोइम्स के थ्रू, है ना, पोइम्स के थ्रू। अब ये जो प्रेज ऑफ किंग्स और इनके लिए था, ये जो ये मोस्टली कोर्ट पोइट्स करते थे, जो उनके दरबार में जो उनके राज कवि होते थे, वो ज्यादातर ऐसी प्रशस्ति लिखा करते थे। ठीक। हिस्टोरियंस जो थे वो शुरू शुरू में इनमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इन प्रशस्तिज में, लेकिन ये राजा के कोर्ट पोएट लिखते थे तो उनकी प्रशंसा ही लिखते थे। इसमें कहीं भी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे ये पता चल सके कि राजा एक्चुअली में था कैसा। वो सिर्फ ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताते थे। तो इसलिए इनमें से कुछ ऐसी खास उनको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। एक एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति का। ये प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, और इस ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये हरिशेन ने लिखा है, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज क्यों बोलते हैं उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है एक ग्रेट कनकरर थे, वो एक महान विजेता थे, इसीलिए। और इनको किसने बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया? ए बी स्मिथ ने। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे आंसर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग और फैक्चुअल बनता है। तो जो भी टीचर होगा चेक करने वाला, वो काफी इससे इम्प्रेस हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब एक क्वेश्चन आता है, वाई रूलर्स कॉल्ड अ डिवाइन किंग्स? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने रिजाइन को, यानी जो उनका राज्य था, जो उनका शासन था, उसको एक सेक्रेड रूल बताना था, ताकि, मैंने आपको बताया था, ताकि लोग जो है उनकी बात को माने, उनकी बात को फॉलो करें, क्योंकि वो भगवान की परमिशन के रूप में उसे मानेंगे। और भगवान की परमिशन को नकारना हमारे यहाँ पे बहुत गलत बात है। ठीक, इसीलिए। और दूसरा हुआ हमारा द लिंकेज, डू शो द लिंकेज बिटवीन गॉड एंड देमसेल्व्स। वो अपने, जो किंग होते थे, वो अपने और भगवान के बीच में जो एक लिंकेज है, जो बाउंड है, जो बॉन्ड है, बाउंड नहीं बोलेंगे, बाउंड तो खैर कर रखा है भगवान को बेचारे को, तो बॉन्ड है, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई हम जो है भगवान से लिंक्ड हैं, और इसीलिए हम उनके मैसेंजर हैं इस अर्थ पे, तो आप हमारी बात मानिए। पॉलिटिकल में तो एक थ्योरी भी है, डिवाइन थ्योरी करके, उसमें भी सेम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें, कि उसमें भी राजा को एक डिवाइन मैसेंजर के रूप में माना गया है, उसको गॉड लाइक बोला गया है। तो वैसा ही यहाँ पे है, टू शो देमसेल्व्स ए सुप्रीम एज गॉड। वो अपने आप को गॉड की तरह सुप्रीम बताना चाहते थे, इसीलिए। दूसरा, कि वो जो है किंगडम्स और जो पीपल थे उस पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए नहीं, कंट्रोल बनाए रखने के लिए आगे तक ऐसा करते थे। दूसरा, सुप्रीमेसी किसको शो करनी है? बाहर जो फॉरेन अदर किंगडम्स हैं, जो फॉरेन किंगडम्स हैं, जो उनके आसपास बिखरे हुए हैं, उन पे अपना थोड़ा सा धौंस जमाने के लिए, है ना, अपनी सुप्रीमेसी, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो ऐसा करते थे। तो अब हमारा टॉपिक है नया, नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो कंट्री साइड का मतलब क्या है? आप लोगों में से मुश्किल से सारे लोग जानते होंगे, मोस्टली, मुश्किल से नहीं। तो कंट्री साइड का मतलब होता है, कंट्री साइड का मतलब होता है कि रूरल एरिया, यानी ग्रामीण इलाका, जो कि कंट्री में साइड कर दिया गया है, ऐसे मान लो। तो कौन को साइड करते हैं? ग्रामीण इलाकों को। भाई सिटीज और टाउन्स तो अपने आप में फेमस रहते हैं, कुछ ना कुछ कांड ऐसे होते रहते हैं उनमें कि वो फेमस बनते रहते हैं, तो बाकी साइड में कौन हट जाता है? बेचारे विलेजर्स, बेचारे विलेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं? तो कंट्री साइड बोलते हैं हम किसको? रूरल एरिया को। इसके बाद ये क्या है, टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। किंग के बारे में क्या परसेप्शंस होते थे उनके सब्जेक्ट्स के, वो जरा देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सब व्हाट डिड द सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स। भाई देखो, सिंपल सी बात है, रूलर जो थे उस टाइम के इतने वाहियात थे, अपने ट्रेजर को भरने में लगे रहते थे, भोग विलास में लगे रहते थे, इसलिए बेचारी प्रजा पे इतने कष्ट से ढाए जाते थे कि वो हमेशा खुश नहीं रहती थी। ठीक है, राजा इतने महान, मतलब कुछ अच्छे अच्छे हुए एम्पायर, जैसे कि मौर्य एम्पायर हमने पढ़ा, अभी गुप्ता है, अच्छे एम्पायर हुए, मराठास हैं, काफी अच्छे अच्छे एम्पायर हुए। लेकिन कुछ ऐसे नीच राजा भी हुआ करते थे जो कि प्रजा को बहुत तकलीफ दिया करते। तो हम आज उसी एक नीच राजा के बारे में थोड़ा सा हम स्टोरी में पढ़ेंगे अभी आगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं मिला है जिसमें उनके बारे में साफ साफ लिखा गया होगी वो, कि वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते थे, उनके क्या उनके थॉट्स थे, ऐसा कहीं भी कुछ ज्यादा लिखा नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टोरीज को एग्जामिन करना शुरू किया जो उस टाइम पे लिखी नहीं थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जातकास और पंचतंत्र। देखो, स्टोरीज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी, किसी ना किसी लाइफ की रियलिटी से हमेशा बिलोंग करती हैं, हमेशा उससे लिंक रखती हैं। इसीलिए स्टोरीज जो थी उन्होंने इसलिए माध्यम बनाया क्योंकि उनमें जो है, उनमें जो एक छुपा हुआ एक थॉट है ना, वही उन लोगों की सोच हुआ करती थी, ऐसा मान सकते हैं। देखो, अभी हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उनमें जो उसमें जो हिडन थॉट है ना, जो उसमें हिडन पेन होगा, जो भी उसमें स्टोरी है, उस स्टोरी के पीछे जो हिडन माइंड है, जो पोइट है, जो राइटर है, उसका, तो वो उसकी रियलिटी को हमेशा जो है शो करता है। तो वैसे ही उन स्टोरीज में भी ये ढूंढने की कोशिश की गई कि इसमें क्या रियलिटी है, उनके क्या थॉट्स थे। ठीक है, बहुत सारी जो स्टोरीज थी
वो पहले पहले तो शुरू में ओरल टेल्स हुआ करती थी, यानी उनको मौखिक रूप से सुना सुना के बच्चों को ऐसे बताते थे, लेकिन बाद में उनको लिखा गया। ठीक है, जातकास जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, ये मिडिल मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी के टाइम पे लिखी गई। उसके बाद जो है, अब हम जिस मैं अभी बात कर रही थी जिस स्टोरी की, वो है हमारी एक गंडाटिंडु जातकास की स्टोरी है, जिसमें ये बताया गया है कि उसके जो बेचारी प्रजा की हालत कैसी थी एक विकेड किंग के शासन में। विकेड मतलब बहुत दुष्ट, नीच, वाहियात आदमी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें इस किंग की वजह से बेचारे बूढ़े बड़े लोग, विमेन मैन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेजर्स, बॉयज, ठीक है, और बॉयज मतलब जो बच्चे 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 वगैरह थे छोटे छोटे, वो इवन एनिमल्स तक परेशान थे बेचारे। उनकी बहुत मिजरेबल कंडीशन थी, पैथेटिक कंडीशन थी। ठीक है, क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि जो राजा था उसके बड़े मन में आया कि ना मैं देखने चलता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भाई तेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते ही नहीं है, तू क्यों जा रहा है वहां, है ना। लेकिन फिर भी बेचारा गया वो, है। तो फिर क्या हुआ कि वो अपना जो वेश है, डिस्गाइज का मतलब वेश को बदल लेना, वेश उसने बदला और वो नॉर्मल लोगों के रूप में गया अपने सब्जेक्ट्स के बीच में पूछने के लिए। उसे लगा था कि सब उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करेंगे, है ना। उसको लगा कि थोड़े बहुत जो है उसके बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, कुछ तो तारीफ करेंगे ही, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि तू इतना बुरा नहीं है, जितना मतलब तू इतना बुरा है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लोगों ने उसे इतना कर्ज किया, उसको इतना ज्यादा जो है उसको बुरा भला बोला, उसके बारे में कंप्लेंट की। क्या कंप्लेंट थी कि रात को तो हमारे ऊपर रॉबर्स अटैक करते हैं और दिन में को हमारे ऊपर टैक्स कलेक्टर्स अटैक करते हैं, यानी हम बुरी तरह से घायल हैं, गंभीर हैं इन लोगों के अटैकों की वजह से। रॉबर्स सब कुछ चुरा ले जाते हैं जो भी वो कमाते हैं, और टैक्स कल्टीवेट कलेक्टर्स वो बेचारे कुछ छोड़ते नहीं, वो टैक्स में उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रॉबर्स वो बोलते हैं कि जो रॉबर्स हैं वो हमारे ऊपर रात में अटैक करते हैं, और दिन में टैक्स कलेक्टर्स, टैक्स रात में वो रॉबर्स जो होते हैं वो सब कुछ चुरा ले जाते हैं, और जो बचा कुचा होता है उसे टैक्स कलेक्टर्स ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, मर जाए, है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन से भागने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो उन्होंने अपने बेचारों ने अपने विलेजेस छोड़ दिए और वो जो है फॉरेस्ट में जाके रहने लग गए। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि उनके, अब इसमें बताया गया है कि उनके रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रेन्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही बुरे रिलेशनशिप थे। क्योंकि जो प्रजा थी वो राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। राजा सिर्फ जो है अपने कॉफर्स यानी अपने ट्रेजर को भरने में लगा रहता था, और वो इसीलिए जो प्रजा थी उसके ऊपर हाई टैक्सेस इम्पोज कर देता था। और जो पीजेंट्स थे उन्होंने इस डिमांड को बहुत ऑप्रेसिव समझा, इसीलिए वो फॉरेस्ट में भाग गए अपने अपने फैमिलीज और उनको लेके, अपने घरों को छोड़ के। ठीक है, और अदर स्ट्रेटेजीज उन्होंने एक और अपनाई कि उन्होंने जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की। ठीक है, ताकि वो जो है जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको कंप्लीट कर सकें, उसको फुलफिल कर सकें। तो कुछ जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसा हुआ करता था, थोड़ी बहुत लैंड थी, तो उन्होंने जो है ये तरीका अपनाया कि वो अ, जो है क्या करेंगे, टैक्स को फुलफिल करने के लिए, उसको टैक्स की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास इतना लैंड नहीं थी, बेचारे जो अपना खुद का नहीं कर, खुद का जो पालन है, जो सर्वाइवल है वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो टैक्स कैसे देंगे। तो इसीलिए जो ऐसे लोग हुआ करते थे उनको फॉरेस्ट में भागना पड़ता था राजा की वजह से। तो देखिए कितनी बुरी कंडीशन थी। तो अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इसके आगे कि प्रोडक्शन को कैसे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी